नमस्कार, आज है 17 मई, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी आज की सुर्खियां। बाजार में शानदार तेजी, निफ्टी 417 अंक चढ़कर 16,260 पर बंद। सेंसेक्स में 1350 अंकों का उछाल। मेटल शेयरों में 7 से 10% की तेजी। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भागे। एलआईसी का शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हुआ लिस्ट। अनिल सिंघवी की लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह। भारतीय एयरटेल ने पेश किए अनुमान से बेहतर नतीजे। मुनाफा 2000 करोड़ के पार। आईओसी ने किया निराश। डीएलएफ, आईआरबी इंफ्रा और डॉक्टर लाल पैथलैब्स का मुनाफा भी घटा। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर। शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए ब्राइटकॉम ग्रुप के बोनस शेयर। ट्राई के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में पीएम मोदी ने किया 5G टेस्ट बेड लॉन्च। पीएम मोदी ने जताई सकारात्मक बदलाव की उम्मीद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी रहे मौजूद। देश में हर 5 महिलाओं में से 1 महिला हाइपरटेंशन से पीड़ित। दुनिया भर में इसके 1 अरब से ज्यादा मामले। हाइपरटेंशन डे पर इंडिया 360 में देखिए खास पेशकश और जानिए हाइपरटेंशन से कैसे बचना है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। शिवलिंग वाले इलाके की सुरक्षा हो, साथ ही नमाज की भी दी जाए इजाजत। 19 मई को होगी अगली सुनवाई। और भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में असम के 20 जिले। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बचाव के काम में जुटे सेना और एसडीआरएफ के जवान। तो ये थी हेडलाइंस, और अब जरा सुबह से लेकर शाम तक सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ ये आपको बताते हैं। दिन भर के अपडेट की जानकारी आपको। तो आज सुबह जब नींद खुली, उसके कुछ ही देर बाद न्यूज चैनल्स पर पी चिदंबरम के बेटे छाए हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई ने आज छापेमारी की। कार्ति के घर और ऑफिस समेत कई जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे। सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु में 7 जगहों पर तलाशी ली है। आपको बताएं कि चिदंबरम के बेटे पर कई मामले चल रहे हैं। इनमें आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की क्लियरेंस मिलने का भी मामला शामिल है। एफआईपीबी की क्लियरेंस मिलने का भी मामला शामिल है। और सुबह सुबह कोरोना के आंकड़े भी रोज की तरह जारी हुए। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1569 मामले दर्ज किए गए हैं। कल यानी सोमवार के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में करीब 28% की कमी दर्ज हुई है। सोमवार को देश भर में कोरोना के कुल 2200 के आसपास मामले मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान लगभग 2500 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, और इसके साथ ही एक्टिव केसेस घटकर अब 16,400 रह गए हैं। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई हत्याओं के बाद राज्य की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं उनका भी जायजा लिया गया। बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। गुजरात एटीएस ने 1993 में मुंबई बम सीरियल ब्लास्ट कांड के 4 फरार आतंकियों को दबोच लिया है। इनमें अबू बकर, यूसुफ भटका, शोएब बाबा और सैयद कुरैशी शामिल हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते की अहमदाबाद टीम ने इन आतंकियों को दबोचा है। एटीएस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि चारों आतंकियों को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास सरदार नगर इलाके से दबोचा गया। इनके पास से फर्जी पासपोर्ट भी जब्त हुए हैं। चारों आतंकी फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने की फिराक में थे।
पूरी तरह से मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव बंदरगाह पर लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। दोनों की लॉन्चिंग के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि उदयगिरी और सूरत के सफल प्रक्षेपण के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जहाज का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि देश न सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड का भी लक्ष्य रखेगा। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ की जाए। बनर्जी ने पिछले दिनों दिल्ली में पूछताछ का नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने के लिए 3 महीने की मोहलत दे दी है। डिमोलिशन एजेंसी एडिफाइज इंजीनियरिंग की अर्जी पर कोर्ट ने 28 अगस्त तक का समय दे दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 22 मई को ट्विन टावर्स गिराने का समय दिया था। कोर्ट को बताया गया है कि इस काम को करने जा रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने सुरक्षा कारणों से 3 महीना और लगने की बात कही है। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देने के साथ ही आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। केरल में 27 मई तक मानसून पहुंचने की संभावना है। अगले 4-5 दिनों में केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में प्री मानसून बारिश होने के आसार हैं। उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज से तेज गर्मी से राहत मिली है और अगले 4 दिनों तक लू चलने की कोई संभावना नहीं। और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। और कवर स्टोरी की शुरुआत करते हैं बाजार से। आज बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाई है। निफ्टी 417 अंक चढ़कर 16,260 पर बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स में 1350 अंकों का उछाल देखने को मिला। इस बढ़त के साथ ही सेंसेक्स 54,300 के पार बंद हुआ, तो वहीं बैंक निफ्टी भी 700 अंकों से ज्यादा भागा है। 34,300 पर यह बंद हुआ। आज सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस में जोरदार तेजी देखने को मिली, मगर आज का दिन मेटल शेयरों के नाम रहा। ज्यादातर मेटल शेयरों में 7 से 10% की तेजी रही। आपको बताते हैं कि बाजार में इस जबरदस्त तेजी के कारण क्या रहे। तो सुबह जब बाजार खुले तो दोनों इंडेक्स दमदार शुरुआत करते नजर आए। धीरे धीरे बाजार की मजबूती तूफानी तेजी में बदल गई और इसके लिए कई अहम वजहें रही। मार्केट को सबसे ज्यादा बूस्ट दिया चीन में लॉकडाउन जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसकी खबर ने। रूस यूक्रेन से भी आज बाजार का मूड बिगाड़ने वाली कोई खबर नहीं आई। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का दबाव भी कुछ कम हुआ। एफआईआईज ने स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार ओवरसोल्ड रहे। ओवरसोल्ड बाजारों में शॉर्ट कवरिंग आई। वहीं किसी कंपनी ने भी आज खराब नतीजे पेश नहीं किए और इन सभी पॉजिटिव संकेतों ने बाजार को बूस्ट देने का काम किया। सोमवार को बाजार में 6 दिनों की गिरावट के बाद हरियाली आई थी और आज भी वो तेजी का सिलसिला शानदार तरीके से जारी रहा। और बाजार की इस जबरदस्त तेजी में कई सेक्टर चमके। मार्केट में आज कौन कौन से सेक्टर्स टॉप गेनर बने और कौन से सेक्टर इस मजबूती वाले बाजार में भी लाल निशान में चले गए, पूरी डिटेल लेते हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, बताइए कौन से सेक्टर चमके आज? देखिए, मार्केट में आज भरपूर एक्शन देखने मिला और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे जो फोकस में थे। इसमें सबसे बड़ा फोकस आज का कुछ अगर था तो वो था एलआईसी की लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो इशू प्राइस के नीचे हुई और पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो इशू प्राइस के नीचे ही ट्रेड करता रहा। लेकिन जो मच अवेटेड एलआईसी की लिस्टिंग थी वो फाइनली आज हो गई। वहीं सबसे ज़्यादा फोकस था आज मेटल काउंटर्स में। हिंडाल्को देखिए निफ्टी का टॉप गेनर था। जो चाइना में अब लॉकडाउन खत्म होने की बातें चल रही है, कहीं ना कहीं वो जो है उसने मेटल काउंटर्स में काफ़ी हद तक बूस्ट किया है। ओएनजीसी को अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल में जो उछाल हुआ है उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी थी और लंबे समय बाद आईटी काउंटर्स में भरपूर तेजी देखने मिली। खासकर विप्रो को यहाँ पे गजब के गेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले हैं। इसके अलावा निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स, रिलायंस, आईटीसी, कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले आईटीसी में जोरदार तेजी थी। एलएनटी, ये तमाम जो दिग्गज काउंटर्स है अपने अपने सेक्टर्स के, उनमें आप देखिए भरपूर तेजी देखने मिली और इसी के लिए आपने देखा कि मार्केट में आज अच्छे खासे गेंस थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेन इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी तेजी थी।
आदित्य बिरला कैपिटल, जो इन पर एलिगेशंस लगाए गए थे उसका कहीं ना कहीं इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छी खासी तेजी थी। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, टेक, एनएलसी इंडिया जैसे कंपनी हैं जहां पे अच्छे खासे गेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले हैं। नतीजों का इंपैक्ट काफ़ी सारे काउंटर्स में हुआ है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, अबॉट इंडिया, रेमंड, नतीजों के बाद बेहतरीन तेजी थी, लेकिन रेट गेन नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई है। इसके अलावा और चुनिंदा काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट हुई है, जैसे कि औरो फार्मा, डॉक्टर लाल, एस्कॉर्ट्स, जेके पेपर जैसे कुछ चुनिंदा काउंटर्स थे जहाँ पे आज गिरावट हुई है। इनको अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादातर सेक्टर्स में, इनफैक्ट सभी सेक्टर्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी जोरदार था। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और यूएस मार्केट का हाल भी फिलहाल देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह का कारोबार फिलहाल चल रहा है। तो देखिए हरे निशान में फिलहाल कारोबार चल रहा है। अमेरिकी बाजारों में हरियाली छाई हुई है। 232 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स 32,458 के लेवल्स पर काम कर रहा है और 1.5% से ऊपर की तेजी के साथ, यानी कि 192 अंकों के आसपास की बढ़िया तेजी के साथ नैस्डैक देखिए आप 11,855 के स्तर पर, 4,046 के स्तर पर S&P भी है लगभग 1% की तेजी के साथ। तो तीनों इंडाइसेस अमेरिकी बाजारों के हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज तो बाजार ने मजबूती दिखाई है, लेकिन क्या कल भी मार्केट में इसी तरह की तेजी दिखेगी? कल मार्केट का मूड कैसा रह सकता है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आगे किस तरह का आप चाल देखते हैं मार्केट की सर? आज की तेजी आगे भी बरकरार रहेगी या कॉन्शियस होके चले? दीपक जी, पहली बात तो आज जो तेजी हो गई है वो ज्यादातर मेटल सेक्टर से हुई है। सुबह से हमने देखा कि मेटल सेक्टर में बहुत तेजी देखने को मिली और सारे मेटल काउंटर्स आज बढ़े और वही आज कारण था कि इंडेक्स ने एक अच्छा उछाल दिखाया। इसका एकमात्र कारण था कि चाइना में कोविड खत्म हो चुका है, अभी वापस नॉर्मल सी आ रही है और मेटल मार्केट में चाइना वापस आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी हुई है। अभी कल फॉलोअप बाइंग आना बहुत जरूरी है। फॉलोअप बाइंग अगर आती है तो मैं समझता हूँ कि मेटल्स के बाद बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो पॉसिबली आपको एक अच्छा तेजी दिखा सकता है। मेटल्स में टाटा स्टील, हिंडाल्को अभी भी काफी अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से जो ट्रेडर्स ने आज पोजीशंस ली है वो शायद थोड़ा सा और अपसाइड के लिए वेट करेंगे और थोड़ा सा और बाद में क्लोजिंग के समय थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील, हिंडाल्को पे पोजीशन अभी भी होल्ड करिए। रही बात बैंकिंग की, तो हमको लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक, ICICI, उसके बाद PSU में SBI, ये सारे काउंटर ऊपरी लेवल से काफी पिके हुए हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा एक्शन कल देखने को मिलेगा। और ओवरऑल हमको लग रहा है कि 16,000 का जो लेवल है इंडेक्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो हमको लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में थोड़ी सी और अपसाइड इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएगी। बट डेफिनेटली नतीजों का सीजन चल रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे भी इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। तो 16,000 शुड बी क्रूशियल लेवल। 16,200 का जो लेवल है वो तभी सस्टेन होगा जब 16,000 मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ऑन द डाउन साइड। और फॉलोअप बाइंग अगर कल आती है तो मेरे ख्याल से ये जो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत हुई है उसका कंटिन्यूएशन कल आता है तो आपको वापस कल बाजार तेजी में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम विश्लेषण के लिए आपका, और आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी ये बताने के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं आज मार्केट में सबसे बड़े इवेंट की, यानी कि LIC के IPO के लिस्टिंग की। बाजार में भले ही जोरदार तेजी रही हो, लेकिन LIC का IPO इस तेजी के साथ चल नहीं पाया। बेहद उम्मीदों वाला ये IPO अपने इशू प्राइस से नीचे लिस्ट पर डिस्काउंट के साथ, हालांकि रिटेल और पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट पर शेयर मिला, इसलिए उन्हें नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। LIC के IPO की कैसी ओपनिंग हुई और उसका क्या विश्लेषण है, देखिए इस रिपोर्ट में। 3, 2, 1. Heartiest congratulations, Life Insurance Corporation of India on the official listing. नाम बड़े पर दर्शन छोटे, कुछ ऐसा ही LIC के IPO के लिस्टिंग के साथ हुआ। स्टॉक मार्केट में LIC के IPO की लिस्टिंग को लेकर जो बज़ था उसका गुब्बारा फूट गया। स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग करीब 8% के डिस्काउंट पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के कुछ देर बाद इसमें रिकवरी दिखी, लेकिन ये अपने इशू प्राइस के आसपास भी नहीं पहुंच सका। हालांकि निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 9 से 10% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होने की उनकी उम्मीदों पर पानी जरूर फेरा है, क्योंकि लिस्टिंग के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में काफी तेजी रही। फिलहाल तो LIC की खराब लिस्टिंग ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
LIC के IPO की कमजोर लिस्टिंग की वजह बहुत है। महंगाई बढ़ने के साथ ब्याज दर बढ़ने से दुनिया भर के शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ा है। साथ ही FII आउटफ्लो, डॉलर के मुकाबले दुनिया भर की करेंसी कमजोर हुई है। वर्ल्ड वाइड शेयर बाजारों में गिरावट का रुख है और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने बाजार को अलग से टेंशन दे रखी है। ऐसे में ये परिस्थितियां LIC के IPO की कमजोर लिस्टिंग की एक बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल तो LIC की खराब लिस्टिंग पर तत्काल कोई मायने निकालना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि LIC एक भरोसे की कंपनी है। इसकी देश भर में 2000 से ज्यादा शाखाएं हैं। बीमा के क्षेत्र में देश में ये सबसे बड़ा प्लेयर है और 60% से ज्यादा इसका मार्केट शेयर है। इंश्योरेंस सेक्टर में वैल्यूएशन एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से आंकी जाती है और एम्बेडेड वैल्यू के इस लिहाज से ये बीमा क्षेत्र में सबसे सस्ती कंपनी है। ऐसे में निवेशकों को खराब लिस्टिंग को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि LIC के निवेशकों को इस समय क्या करना चाहिए? क्या उन्हें स्टॉक में बने रहना चाहिए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि LIC का IPO लंबी अवधि में मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। जो निवेशक इसके IPO में निवेश नहीं कर पाए थे, उनके लिए डिस्काउंट रेट पर इसमें एंट्री मारने का ये एक सही मौका हो सकता है। या तो निवेशक वेट एंड वॉच का रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक निवेशक के तौर पर आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि LIC में अब आगे क्या करें? क्या बने रहें या फिर थोड़ी तेजी आने के बाद निकला जाए या होल्ड करना है? LIC को लेकर आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? ये बता रहे हैं आपके फेवरेट जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। जिन IPO में आप अलॉटमेंट का इंतजार करते हैं, वहां अलॉटमेंट मिलते नहीं और लिस्टिंग होती है दमदार, और जहां अलॉटमेंट मिल जाए वहां पर लिस्टिंग पर पैसा बनता नहीं। जी हाँ, देश के सबसे बड़े IPO LIC की लिस्टिंग पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टर्स, विशेष करके पॉलिसी होल्डर्स, जिनके लिए 60 रुपए के डिस्काउंट के बाद दाम जो था, कॉस्ट जो आई उनकी, वो 889 रुपए थी, 889 रुपीज, वो अपनी कॉस्ट के आसपास स्टॉक को देखते हुए नजर आए। और रिटेल इन्वेस्टर्स भी 904 रुपए की उनकी कॉस्ट थी, तो उसके आसपास स्टॉक पहुंचा जरूर कमजोर लिस्टिंग के बाद, लेकिन बंद होते होते LIC का स्टॉक काफी नीचे जाकर बंद हुआ, इन दोनों ही डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद। तो अब बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टर्स करें क्या। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली हर एक IPO में आपका एक मंत्र होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि जिस प्राइस पर आपने इशू में पैसा लगाया है उसके नीचे जाता दिखे तो आपको निकल जाना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जाहिर सी बात है। LIC में भी आज मौका मिला, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे तो आपकी कॉस्ट के बाद इशू प्राइस के आसपास स्टॉक पहुंचा, काफी हद तक फर्स्ट हाफ में ट्रेड भी किया, बाद में सेकंड हाफ में थोड़ी कमजोरी होती दिखी। अब आइए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए होल्ड करने की राय है। जाहिर सी बात है कि देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से LIC बन चुकी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भरोसा, विश्वास और उनकी खरीदारी इस स्टॉक में रहेगी भी। मार्केट के मूड माहौल के साथ थोड़ा सा खराब जरूर हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अब भी बने रहने की राय। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि उससे पहले आपको थोड़ा और नीचे देखना पड़ सकता है, और अगर आपके नीचे देखने की ताकत, हिम्मत और जोखिम लेने की क्षमता नहीं है तो फिर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर इसमें से निकल जाना चाहिए। अब आइए वो इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाने के मूड में है, जिन्होंने IPO में ये सोचकर पैसा नहीं लगाया कि बड़े IPO में लिस्टिंग के बाद आमतौर पर स्टॉक नीचे मिलता ही है और इसे हम बाद में पैसा लगाएंगे, तो वो थोड़ा दिन इंतजार कर लें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। एक बार देखें किन लेवल के आसपास इनिशियल सेलिंग, जो IPO में जिन लोगों ने पैसा सिर्फ लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिहाज से लगाया था, उन लोगों की सेलिंग कब और कहां तक खत्म होती है, किन लेवल्स के आसपास आकर ये स्टॉक स्टेबल होता है, तब उन्हें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी करने के लिए थोड़ा रुकने की राय है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या रिस्क नहीं लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए निकल जाने की राय है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 3 साल, 5 साल, 10 साल अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रखना चाहते हैं, तो उनके लिए 50 रुपये, 100 रुपये ऊपर या नीचे होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें कोई 2-5% के लिए स्टॉक नहीं रखना होता है। तो उनके लिए बने रहने की राय है, और अपनी रिस्क लेने की ताकत, अपने इन्वेस्टमेंट के समय के लिहाज से आप LIC के IPO पर अपना एक जजमेंट कमजोर लिस्टिंग के बाद ले सकते हैं। एक तरफ जहां LIC का IPO आज लिस्ट हुआ, तो वहीं नॉन यूरिया खाद बनाने वाली कंपनी पारादीप फॉस्फेट्स का 1502 करोड़ रुपए का IPO आज से खुल गया है। इस IPO में निवेशक 19 मई तक पैसे लगा पाएंगे। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 39 रुपए से 42 रुपए प्रति शेयर तय किया है। पारादीप फॉस्फेट
बिक्री के मामले में नॉन यूरिया खाद और डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी की बात करते हैं। अब बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन के खतरों से दुनिया को जागरूक करने के लिए 17 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इसी से जुड़ी हमारी खास पेशकश देखिए। तो हाइपरटेंशन फादर ऑफ ऑल टेंशन है, क्योंकि इस एक बीमारी से कई बीमारियां शरीर में घर करने लगती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह हाइपरटेंशन बीमारी क्या है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसे ही बीपी की समस्या भी कहते हैं। इस बीमारी में धमनियों में खून का दबाव बढ़ जाता है। दबाव के चलते खून के प्रवाह को बनाए रखने के लिए दिल को ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 या 130/80 से ज्यादा है तो खून का दबाव ज्यादा होने पर व्यक्ति हाइपरटेंशन की श्रेणी में आ जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई खास लक्षण नहीं दिखते और ये बिना किसी चेतावनी के आती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाइपरटेंशन स्ट्रोक, दिल की बीमारियां, दिल के दौरे, यहां तक कि किडनी जैसी समस्याओं को पैदा कर सकते हैं। हाइपरटेंशन कई कारणों से होता है। इनमें से कुछ कारण शारीरिक और कुछ मानसिक होते हैं। हाइपरटेंशन में हार्ट, किडनी और शरीर के कुछ दूसरे अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा हाई बीपी के चलते आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। हाइपरटेंशन के प्रमुख कारणों की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल, मोटापा बढ़ना, खान पान, मादक पदार्थों का सेवन, इसके अलावा आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। यानी कि अगर परिवार में किसी को हाइपरटेंशन है, ऐसी हिस्ट्री है, तो फिर परिवार के आने वाली जो नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, उनको भी ये होने की आशंका रहती है। इसके अलावा ज्यादा मांसाहार भोजन, तेल वाला ज्यादा खाना, शराब का ज्यादा सेवन, तंबाकू का ज्यादा सेवन हाइपरटेंशन की वजह बनता है। हाइपरटेंशन सुनने में भले ही तनाव से जुड़ी कोई आम बीमारी लगती हो, लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकती है। दुनिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती है। भारत की बात करें तो यहाँ हर साल 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान ये बीमारी ले लेती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत की 5 में से 1 महिला और 4 में से 1 पुरुष हाइपरटेंशन से पीड़ित है, यानी कि हाई बीपी का शिकार है। यानी कि देश के 24% पुरुष और 21% महिलाएं इस बीमारी से जूझ रही हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हाइपरटेंशन बढ़ने लगता है। 49 साल की उम्र तक पुरुषों में हाइपरटेंशन का खतरा ज्यादा होता है। इस बीमारी का जल्द पता नहीं चलता है। ज्यादातर लोगों को हाइपरटेंशन के कारण बारे में उनकी जो है जानकारी बाद में लगती है। ज्यादातर लोगों को ये मालूम भी नहीं होता कि उन्हें हाई बीपी या हाइपरटेंशन की शिकायत है। नेशनल हेल्थ सर्वे में भी ये बात सामने आई है। सर्वे के मुताबिक हाइपरटेंशन से गंभीर बीमारियों के खतरों के बावजूद देश में 67% महिलाएं और 53.7% पुरुषों ने कभी ब्लड प्रेशर की जांच तक नहीं कराई और इसी वजह से स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका बढ़ जाती है। और आइए चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत खास मेहमान, विमहंस नयती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियक साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार गोयल। डॉक्टर गोयल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, ये हाइपरटेंशन को लेकर तमाम धारणाएं हैं लोगों के मन में, तमाम भ्रांतियां भी हैं और तमाम लापरवाहियां भी हैं। सबसे पहले शुरुआत लापरवाही, जिसको हल्के में लोग लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बीपी बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, खान पान ठीक कर लो, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, हो जाएगा। ये जो मानसिकता है हल्के में लेने की ब्लड प्रेशर को, ये कितनी घातक हो सकती है सर? ये अत्यंत ही घातक है। जैसे आपने पहले कुछ डाटा बताए कि 5 में से 1 इंसान हिंदुस्तान के अंदर हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। इसी कारण के कारण लोग इसको 2-3 कारण है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें। ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस भी कम है और शहरी क्षेत्र में भी अवेयरनेस की बहुत कमी है ब्लड प्रेशर के बारे में।
लोग पुराने तरीक़ों से ब्लड प्रेशर को नापते हैं, एज प्लस दिस प्लस दैट, जबकि अभी गाइडलाइंस कहती हैं कि 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। मैक्सिमम उसकी लिमिट 140/90 तक है, और अगर आपको डायबिटीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है तो आपकी मैक्सिमम लिमिट 130/80 है। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया जाता है, तो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली 2 तरह का होता है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी रीडिंग ऊपर वाली आती है जबकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, हार्ट धड़क रहा होता है, तब जो प्रेशर अपने शरीर की आर्टरीज में आता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस समय जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस कम है, फैसिलिटीज़ कम है हेल्थ प्राइमरी और हेल्थ केयर की, और लोगों की कंप्लायंस भी कम होती है। जबकि शहरी क्षेत्रों में अर्बनाइजेशन के कारण फूड हैबिट्स काफ़ी चेंज हो गई हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है उनके अंदर, और उस सब भाग दौड़ के अंदर वो अपना ब्लड प्रेशर कभी चेकअप ही नहीं करवाते हैं। हमारे ओपीडीज़ के अंदर जब पहली बार हार्ट कभी हेल्थ चेकअप के लिए आता है, करीब 25 से 30% पेशेंट ऐसे निकलते हैं जिनको पहली बार पता लगता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर या अधिक हाई रक्तचाप है। तो इस कारण से इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़, आपने कभी चेक ही नहीं किया तो इसकी गलती नहीं है। और अक्सर जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक के रूप में सबसे पहले आते हैं, तो लोग बात इग्नोर कर देते हैं कि सर दर्द है, किसी और कारण से हो गया होगा, और उसको कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है या अधिक समय तक परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसके कारण कार्डियक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आँखों की रोशनी के ऊपर इफेक्ट आता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, आपकी भूलने की शक्ति बढ़ जाती है, डिमेंशिया से कहते हैं। काफ़ी चीज़ों पे से सारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और आजकल हम देख रहे हैं सर कि ये अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स हाइपरटेंशन की बीमारी दिख रही है। शुरू में कहा जाता था कि भाई जो बड़े एज ग्रुप के लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं युवाओं में खास तौर से कई बार तो हमने देखे हैं जो केसेस हैं वो अंडर 20 के जो बच्चे हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो अब क्या इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि हम आगे आने वाली जो बीमारियों से जूझ सकें, लेकिन कई बार ये भी लगता है सर कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो अब आगे जीवन में सब कुछ बिना दवाइयों के अब होगा ही नहीं। क्या ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी डिजीज़ हो उसको ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंतर्गत आपके खान पान को सुधारा जाए, आपकी एक्सरसाइज के लेवल को बढ़ाया जाए कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप स्मोक करते हैं तो उसको बंद करें, अल्कोहल का कंजप्शन कम करें, जो फैटी फ्राइड फूड जंक फूड है इनका सेवन कम करें। तो इन सब से जो इनिशियल स्टेज में काफ़ी कुछ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आपको मेडिकल मैनेजमेंट पर रखना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेडिकल मैनेजमेंट एक बार स्टार्ट होने के बाद अक्सर जो कैटास्ट्रॉफ्स या एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं पेशेंट की नॉन कंप्लायंस के कारण। वो ब्लड प्रेशर की भी ऐसी बीमारी समझ लेते हैं कि जैसे कोई टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ, 5 दिन 10 दिन दवाई ली उसके बाद कोर्स खत्म हो गया। हाँ। ऐसा नहीं होता। उनका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है वो मेडिसिन से हुआ है, और कभी भी अपने मेडिसिन को अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करना चाहिए। ये आपने डॉक्टर साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। एक और अवधारणा है हाइपरटेंशन को लेकर कि एक बार यदि आपने दवाएं शुरू कर दी तो फिर आजीवन उन दवाओं को खाना पड़ेगा, पहला सवाल। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि अगर आप लंबे वक्त तक हाइपरटेंशन की दवाएं खाते हैं तो आपके ऑर्गन्स पर भी विपरीत असर पड़ेगा। तो इन 2 धारणाओं के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जैसे मैंने कहा, पहली बात है अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सिंग टेक्निक्स, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करके अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इनिशियल स्टेज में ब्लड प्रेशर की दवाई छोटी मात्रा में चालू कर दी जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको फर्दर मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेंगी, कम दवा से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और फर्दर डिटोरिएशन नहीं होंगे।
दवाई लेने से ये नहीं होगा कि आपकी किडनी खराब हो जाएगी, उल्टा वो प्रोटेक्ट होंगी। अगर आप दवाई नहीं लेंगे और आपका परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहा तो बहुत ज़्यादा सारे शरीर को अफेक्ट करेंगे। हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकते हैं, आपके विजन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रोक आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा एक्सेसिव 180/120 चला गया तो कोई भी दिमाग की नस फंस जाती है, इससे कि स्ट्रोक हो जाता है या ब्लीडिंग इन द ब्रेन हो जाती है, या जो आर्टरी होती हैं जिसे एओर्टा कहते हैं, जो मेन आर्टरी निकलती है उसका डाइसेक्शन हो सकता है। तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि ब्लड प्रेशर एक बार दवाई लेना चालू कर दिया तो आपके शरीर को बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। आजकल दवाइयाँ बहुत सेफ़ और अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि आपको बाकी प्रॉब्लम से बचा लेंगी अगर वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा तो। बिल्कुल सर। और एक आखिरी सवाल सर, वो है ब्लड प्रेशर अपने जीवन में नहीं आने देना है, पहला सबक तो यही है। लेकिन खुदा ना खास्ता जो लोग ऑलरेडी हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं उनकी तादाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। मैनेजमेंट जो है, जो जीना सीखना है इंसान को दवाइयों के साथ साथ एक संतुलित जीवन, ये कितना ज़रूरी है? और अगर दवाइयों में और जीवन शैली में अगर असंतुलन बैठ जाता है तो क्या जैसे नॉर्मल कभी कभी दवाइयां आदमी छोड़ देता है तो क्या वापस से उसको शुरू कर सकता है क्या? या कभी अगर लाइफस्टाइल बीच में गड़बड़ा गई, एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दिया है तो वापस उसको किया जा सकता है शुरू? कोई वो पूरी तरह से सेफ है क्या? ऐसा तो नहीं है कि सर ये इरिवर्सिबल नहीं है और आगे डिटोरिएट ही होता रहेगा? देखिए, आपके इस प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर की आपकी डाइट, एक्सरसाइज, आपकी रिलैक्सिंग टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइड टोबैको, रिड्यूस योर वेट, लो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक तो वो है। दूसरी चीज़ है, अगर इनके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो दवाई लेनी है, और जब एक बार दवाई चालू कर दी तो उसे छोड़ना नहीं है। बगैर डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो बहुत एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और आजकल तो ऐसी आती हैं मेडिसिन आ गई हैं जो कि एक टैबलेट 24 घंटे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेती हैं। अगर बाई चांस आप कभी भूल गए उसको लेने के लिए तो जब भी आपको याद आए वो टैबलेट ले लीजिएगा। जी, और मैं आखिरी सवाल सर मेरा वही था कि क्या पूरी तरह से काबू किया जा सकता है, या कई बार बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर तो ऐसी बीमारी है कि एक बार हो गई तो हो गई, इट्स इरिवर्सिबल? नहीं, 100% का होता है। हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर एक बार मेडिसिन से बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। और उसकी जो डाइट है, जैसे सॉल्ट इंटेक कम करा जाता है, सोडियम कंटेंट कम की चीज़ें खानी चाहिए उनको, पोटेशियम ज़्यादा बढ़ाना चाहिए शरीर में। ऐसी चीज़ का जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। फ़िश है, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, इनसे भी काफ़ी अच्छी डाइट होती है। अपने लेंटिल्स हैं, पल्सेस हैं, इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। रेड मीट का कम से कम यूज़ करें। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट होगा फार्माकोलॉजिकल पार्ट के अंदर जो मेडिसिन हैं वो आपको रेगुलर लेनी है, और आप अगर रेगुलर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका 99.9% कंट्रोल्ड ही रहेगा। उसमें कोई कारण नहीं है कि वो नहीं कंट्रोल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए आपने वक्त निकाला डॉक्टर साहब, और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिजनेस के इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर हुआ है। जी बिजनेस की खबर के बाद ब्राइटकॉम ग्रुप के ने अपने जो निवेशक हैं उनको बोनस शेयर जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बोनस शेयर को निवेशकों के डीमैट खाते में क्रेडिट कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने 5 जनवरी को 3 शेयर पर 2 बोनस शेयर की मंजूरी दी थी। इसका रिकॉर्ड डेट जो है वो 16 मार्च था, लेकिन निवेशकों के खातों में शेयर 4 महीने बाद तक नहीं आए, जबकि रिकॉर्ड डेट के करीब 15 दिन के भीतर शेयर डीमैट खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। जी बिजनेस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। मैनेजमेंट ने निवेशकों को भरोसा दिलाया और अब बोनस शेयर डीमैट खाते में क्रेडिट हो गए। आदित्य बिरला कैपिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। कंपनी पर फ्रंट रनिंग के आरोप लगे हैं। हालांकि कंपनी ने कर्मचारियों पर लगे आरोपों का खंडन किया है। क्या है ये पूरा मामला, समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कल एक न्यूज़ आर्टिकल में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के ऊपर फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद आज हमने देखा कि कंपनी की तरफ से जो है वो सफाई आ रही है। कंपनी ने कहा कि जब एम्प्लॉय की
विसल ब्लोअर की शिकायत उन्हें मिली, उसके बाद इन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन किया और इस इंडिपेंडेंट कमेटी ने जो है पूरी तरीके से जांच की। और अच्छी बात है कि जांच में कंपनी बता रही है कि कोई भी रॉन्ग डूइंग्स, कोई भी गलत काम जो है ऐसा सामने नहीं आया, जिसके चलते देखिए तो किसी भी कर्मचारी के ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट पर आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि टॉप मैनेजमेंट और साथ में कोई इक्विटी ट्रेडर भी हैं, वो रिलेटेड हैं। हालांकि इसके ऊपर भी जो है कंपनी ने काफ़ी स्ट्रांगली अपनी सफाई पेश कर कहा कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और ये जो न्यूज़ आर्टिकल आया है वो पूरी तरीके से जो है निजी स्वार्थ से प्रेरित है। इसके चलते हमने देखा कि कल स्टॉक के अंदर जोरदार पिटाई हुई, लेकिन आज अगर आप देखें तो बाजार के साथ यहाँ पर भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे पूरा होने के बाद आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमिश्नर को 2 दिन की मोहलत दे दी है। इस बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट दे रही हैं जी मीडिया संवाददाता सपना शुक्ला। सपना, बताइए ताजा अपडेट क्या है? तो आज का दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे को लेकर बड़ा ही अहम रहा, जहां आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जानी थी तो प्राइमरी रिपोर्ट पेश की गई। उसी के साथ में आज अजय मिश्रा जो कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उनको भी सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा, क्योंकि आरोप लगाया गया, जो याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई थी उसमें आरोप लगाया गया था कि अजय मिश्रा निष्पक्ष तौर पर ये पूरा सर्वे नहीं करा रहे हैं। जिस लिहाजा आज जो है सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाया जा रहा है, वो अब कोर्ट कमिश्नर नहीं होंगे। लिहाजा योगेश और अजय सिंह जो है आगे कोर्ट कमिश्नर के तौर पर रहेंगे और जो भी कोई इनसे चीजें जुड़ी होंगी वो उनसे पूछी जाएंगी। वहीं मुस्लिम पक्ष को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जहां सुनवाई पर यह कहा गया था कि तत्काल रूप से रोक लगा दी जाए, सर्वे ना होने पाए। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि नमाज अदा करने से ना रोका जाए, लेकिन जहां से शिवलिंग मिला है उस जगह को प्रिजर्व किया जाए, वहां पर तैनाती की जाए और उस जगह की देखरेख की जाए। विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील थे, उन्होंने भी लगातार यही मांग की थी। अब देखना यह है कि 19 तारीख को जब सुनवाई होती है आगे क्या चीजें निकल कर आती है। प्राइमरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, अजय मिश्रा पर बड़े आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें जो है कोर्ट कमिश्नर से हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सियासत हावी है। अखिलेश यादव ने जहां निशाना साधा बीजेपी पर, वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सर्वे से आखिर क्यों डरा जा रहा है। 1991 एक्ट का हवाला लगातार असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं से दिया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं ज्ञानव्यापी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। तो पहले से ही कहा जा रहा है, हम लोग के पूर्वज लोग भी बताते थे कि वहाँ शिवलिंग हम लोग का है। शिवलिंग तो मिलना ही था, क्योंकि वो मंदिर है और ये जगत विदित है। कल ही उनका दर्शन हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी विश्वनाथ जी की। आस्था की लड़ाई, काशी से दिल्ली तक सुनवाई, शिवलिंग पर सुप्रीम फैसले की इनसाइड स्टोरी। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? ज्ञानवापी के वुजू खाने में मिले शिवलिंग का सच क्या है? वुजू खाने की दीवार ढहाने की मांग के पीछे दलील क्या है? इन तमाम सवालों के साथ काशी का धर्म युद्ध अदालत की चौखट तक जा पहुंचा। वाराणसी जिला अदालत तो इस मामले में पहले से ही सुनवाई कर रही थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अंजुमन मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ज्ञानवापी के सर्वे को रोकने की गुहार लगाई गई। यही नहीं, निचली अदालत के सभी फैसलों पर फौरन रोक लगाने की अपील भी की। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की, मस्जिद कमेटी की दलीलों को सुना, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश तुषार मेहता की दलीलों को सुना और उसके बाद जो कहा उससे साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निचली अदालत यानी वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को पलटना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ज्ञानवापी केस की निचली अदालत में रोक की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि वुजू खाने को सील किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को
उस जगह की सुरक्षा पुख्ता करने का आदेश भी दिया जहां शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही। तो अदालत ने यह भी हिदायत दी कि किसी को भी नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि वुजू के बिना नमाज कैसे हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस दलील को तवज्जो ना देते हुए गेंद निचली अदालत के पाले में ही डाल दी। उस एरिया के सीलिंग और उसके प्रिजर्वेशन का आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और ये कहा है कि वो एरिया सारा सील रहेगा। अगर उस एरिया में ये वुजू करते थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर वुजू का कोई आदेश नहीं देंगे और यह भी कहा है कि अगली तारीख पर यानी कि 19/5 को जब सुनवाई होगी उसमें वो देखेंगे कि आगे क्या आदेश पारित करना है और उस पर क्या करना है। पहले 1937, फिर 1991 और अब एक बार फिर ज्ञानव्यापी का मामला सुर्खियों में। अदालत में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि मामला टाइटल सूट का नहीं है, पूजा के अधिकार से जुड़ा है। तो कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 19 मई मुकर्रर की है। अब देखना यह होगा कि 19 मई को क्या होता है, क्योंकि 19 मई को ही वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और अब इंडिया 360 की खास पेशकश, मामला क्या है। मामला क्या है में आज बात करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले की। ज्ञानव्यापी मामले में लगातार उपासना स्थल कानून 1991 का जिक्र किया जा रहा है। क्या है ये कानून और क्या सर्वे के जरिए इस कानून का उल्लंघन किया गया? हर सवाल का जवाब आसान भाषा में। देखिए मामला क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद का जब सर्वे शुरू हुआ तो एक कानून जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है वो है उपासना स्थल कानून 1991। ओवैसी सहित कई विपक्षी नेता लगातार इस कानून की दुहाई दे रहे हैं। एक तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे उपासना स्थल कानून 1991 का उल्लंघन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता चिदम्बरम हो या सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि उपासना स्थल कानून 1991 का पालन किया जाना चाहिए। दरअसल वर्ष 1991 का उपासना स्थल कानून जिसे नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था, उसके मुताबिक मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई और पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 को जो जिस धर्म का पूजा स्थल था वो उसी धर्म का पूजा स्थल बना रहेगा। और इसी नियम के आधार पर ज्ञानवापी में सर्वे को भी गलत बताया जा रहा है और ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के दावे को भी खारिज किया जा रहा है। इस दलील के सहारे ज्ञानवापी के मौजूदा सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ भी याचिका डाली गई है। सबके पास अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ज्ञानवापी विवाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे में आता है? वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी का कहना है कि 1991 का अधिनियम ज्ञानवापी मामले में अड़चन नहीं बनता और इसके पीछे क्या दलील है वो भी सुनिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसको कहते हैं ये, और जो शिव का मंदिर है जिसका विस्तार हुआ है अभी, ये दोनों एक ही प्रांगण है, एक कैंपस है, एक भूमि है। और इतिहास से जो लोग भी वाकिफ हैं, जानकार हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है कि औरंगजेब ने उसको गिराया है और वहां पर मस्जिद बनाई है। राकेश द्विवेदी का कहना है कि आखिर ये कैसे तय होगा कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का स्टेटस क्या था। उनका दावा है कि सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो सकती। हालांकि सच ये भी है कि दावे चाहे जितने हो, लेकिन सच का फैसला कोर्ट को करना है और कोर्ट तय करेगी कि ज्ञानवापी मामले में आगे क्या होगा। क्या ये मामला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत आता है या नहीं? दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
और जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर लगातार जारी है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने भी इस पर कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला ने भी फर्जी लोन ऐप, स्पैम, ऑनलाइन फ्रॉड को बड़ी समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सल समस्या हो गया है और इसे लेकर दुनिया भर के रेगुलेटर्स के साथ वो चर्चा भी करेंगे। पूरी खबर बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, क्या कहा है ट्राई ने और एक इंटरनेशनल समिट में क्या ये मुद्दा उठने जा रहा है? जी बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्राई से जब हमने ये कहा कि एक बड़ी समस्या आ गई है और जी बिजनेस लगातार इस पे काम कर रहा है और पिछले 8-10 महीनों में जो हमने खबरें दिखाई हैं जिसका इम्पैक्ट बाकी सब एजेंसीज ने तो लिया है, क्या आपसे भी कभी कोई सवाल पूछा गया या आपने सुओ मोटो कोई एक्शन की सोची है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने सेबी के साथ और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के साथ इस पे काम करना शुरू कर दिया है। अब तक हमने 3 बैठकें की हैं और आने वाले दिनों में इस पर और बैठकें होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ कल एक बड़ी बैठक की जा रही है जिसमें कि ट्राई के साथ साथ दुनिया भर के जो रेगुलेटर्स हैं जो कि टेलीकॉम या इंटरनेट या इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करते हैं, वो सभी के सभी उसमें शामिल होंगे और उन सब के साथ भी इस मुद्दे पर डिस्कशन किया जाएगा कि अगर लोग स्वेच्छा से कंपनियां इस पे आगे नहीं आ रही हैं तो किस तरह के रेगुलेशन लाकर उनको इस तरह के एप्लीकेशंस पर, इस तरह के स्पैमिंग पर, इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड पर नकेल लगाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये पूरा घटनाक्रम हमारे बताने के बाद उन्होंने कहा है कि इस पे इम्फेसिस डालकर तो जो लोन ऐप्स हैं उनको हम स्पेशली इस पे पूछेंगे क्या इस पर कोई गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से बनाई जा सकती है। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं और उन बैठकों में काफी कुछ फ्रूटफुल है जो कि आने वाले दिनों में बताया जा सकता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अमरीश वाकई में, और जब से हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, इनफैक्ट हम कई महीनों से इस खबर को इसका फॉलो अप ले रहे हैं और लगातार जो एजेंसीज हैं वो हरकत में है हमारी खबर दिखाने के बाद। एक इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है इस पूरे मसले में, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया और जो पुलिस एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो तो हैं ही, लेकिन ट्राई का आप इसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं, उनका क्या रोल होगा? देखिए दीपक, ट्राई हमारे देश में एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर में आता है और जितने भी टेलीकॉम रेगुलेटर ऑपरेटर्स हैं इस देश में, चाहे वो किसी भी तरह की सबसे देते हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो सेटकॉम से सर्विसेज हो या फिर कॉल की सर्विसेज हो, इन सभी सर्विसेज को वो रेगुलेट करता है। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी एक तरह से कहें तो इस तरह की सर्विसेज के लिए ट्राई है और जाहिर सी बात है कि ट्राई की किसी भी एक्शन पर इन कंपनीज को कुछ ना कुछ फ्रूटफुल, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना ही होगा। अभी तक जो नियम बनाए गए चाहे के या अभी तक जो गाइडलाइंस ट्राई ने उनको दी, वो मौजूदा गाइडलाइंस या मौजूदा नियमों के आधार पर थी, जबकि इतनी बड़ी समस्या हो गई है, इसको कॉग्निजेंस में लिया है एजेंसी ने और जाहिर सी बात है जब इंटरनेशनल रेगुलेटर के साथ बातचीत होगी तो इस पर हमको कुछ बड़े कदम भविष्य में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बड़ा असर और सिलसिलेवार ये असर जो है वो हो रहा है, जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं जिसमें अब ट्राई भी शामिल हो गई है, वो भी पूरी शिद्दत से फर्जी लोन ऐप्स हों या धमकी भरे कॉल्स हों या ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, फोन के जरिए जो फ्रॉड्स होते हैं, क्लिक्स के जरिए जो फ्रॉड्स होते हैं, उन पर अपनी नजर बनाए हुए है। और न सिर्फ डोमेस्टिकली इस पर काम चल रहा है, अलग अलग एजेंसीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं आपस में, बल्कि इंटरनेशनल समिट में भी इस मसले को उठाया जाएगा। तो जी बिजनेस अपनी इस मुहिम के साथ आगे बढ़ता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता आम आदमी को और जब तक इस तरह के फर्जी ऐप्स का संपूर्ण सफाया या इस तरह के फ्रॉड्स का सफाया नहीं हो जाता, हम अपनी मुहिम चलाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5G टेस्ट बेड को लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर पीएम ने आईआईटीज को बधाई देते हुए कहा कि 5G के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आने वाले 15 सालों में 5G से भारतीय अर्थव्यवस्था को $450 मिलियन का फायदा होने वाला है। पीएम ने यह भी कहा कि इस दशक के अंत तक 6G सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी और इसके लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहे। आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। इस दशक के अंत तक हम 6G
6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी मॉल से या बाजार से शॉपिंग करना महंगा पड़ गया, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मॉल को कोई सामान बेचना ही महंगा पड़ गया हो? जी हाँ, मुंबई के एक शोरूम के साथ ऐसा ही हुआ, जहां पर्स लेने आई एक महिला को कैरी बैग बेचना शोरूम को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वो शोरूम है जिसने एक कैरी बैग के लिए एक ग्राहक से 20 रुपए तो ले लिए, लेकिन अब उसे जुर्माने के तौर पर 38,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। कोर्ट ने शोरूम को ग्राहक को मुकदमा लड़ने में खर्च हुए 3,000 रुपए, मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपए और उपभोक्ता कल्याण कोष में 25,000 जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कुछ 1690 का बैग खरीदा। वो 1690 का बैग खरीदने के बाद जब वो काउंटर पे आई तो उनको बोला गया ये कैरी बैग के लिए 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि इलीगल है, आप ये सही नहीं कर रहे हो। फिर भी उनको कैरी बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, तो उन्होंने दिया। फिर उन्होंने अप्रोच किया, फिर हमने उनको नोटिस भेजा एसबेडा को। हमने एसबेडा को बोला कि इलीगल है, आप हमारा नोटिस बैग का पैसा रिफंड कर दीजिए। अब आपको इस केस से जुड़ी पूरी कहानी बताते हैं। 2019 में वडाला की रहने वाली रीमा चावला ने 1,690 रुपए का पर्स खरीदा। बिलिंग काउंटर पर शोरूम वालों ने पर्स को ले जाने के लिए जो कैरी बैग दिया उसके लिए 20 रुपए चार्ज कर लिए। इसके बाद रीमा चावला ने मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का दरवाजा खटखटाया। 3 साल तक केस लड़ने के बाद आखिरकार रीमा की जीत हुई। तो हमने रिसिप्ट भी उनको भेजे कि हमने 20 रुपीज़ पे किए। उसके बाद हमने सेकेंड नोटिस में वो रिसिप्ट भेज दिए उनको। उसके बाद हमने फिर कोई उनका जवाब नहीं आया तो हमने फिर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम बांद्रा में हमने कंप्लेंट फाइल की। वो कंप्लेंट फाइल करने के बाद उनको नोटिस गया। नोटिस के बाद उन्होंने अपीयर नहीं किया और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट ने उनको डेफिशिएंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए गिल्टी प्रोनाउंस किया। ये खबर बताती है कि अगर एक ग्राहक जागरूक रहे तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। इसलिए तोलमोल करने के साथ साथ हर ग्राहक को खरीदारी के नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। कल हम जब मॉल्स में जाते हैं और जहाँ भी लेने को जाते हैं सामान, सो रिटेलर क्या करता है कि हमें बैग्स का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं, विच इज़ इलीगल। कभी कभी रिटेलर्स का ऐसा भी होता है कि बैग्स के ऊपर लोग ब्रांडिंग करते हैं कंपनीज का, एंड वो हमको बेचा जाता है एंड हमको उसमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिस इज इलीगल। दिस इज डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। रीमा चावला का ये कदम उस शोरूम के साथ साथ बाकी शोरूम के लिए भी एक सबक है कि ग्राहक को ठगने की कोशिश कभी भी उन पर भारी पड़ सकती है। मुंबई से येशा कोटक की रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्वोत्तर में बारिश आम लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। असम में बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ आ गई है। असम के दीमा हसाओ में आई इस बाढ़ के कारण करीब 20 जिलों में 2 लाख लोग प्रभावित हो गए। पहले भारी बारिश से पूरा स्टेशन डूबा और फिर तेज हवाओं ने पूरी ट्रेन ही पलट दी। ये तस्वीरें असम के दीमापुर रेलवे स्टेशन की हैं और ये बता रही हैं कि असम में भारी बारिश और तूफान से हालात कितने खराब हो चुके हैं। उत्तर भारत तेज गर्मी से परेशान है। बारिश की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन यही बारिश असम के करीब 20 जिलों के लिए आफत बन गई है। भारी बारिश के बाद इलाके की ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और यही खतरे का निशान असम के 20 जिलों के लिए खतरनाक बन गया है। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। हालात ये हो गए हैं कि सैकड़ों गाँवों का संपर्क आसपास के जिलों से कट गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि इस बाढ़ ने लोगों का कितना नुकसान कर दिया है। असम में बाढ़ से 20 जिले और करीब 2 लाख लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा होजाई और दीमा हसाओ जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ से काचर जिले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे 16,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा की खेती बर्बाद हो चुकी है। ऐसा ही हाल होजाई जिले का है। यहाँ 60 से ज्यादा गांव बाढ़ से तबाह हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए सेना, एसडीआरएफ की टीमों को तैयार कर दिया है। दिन रात भारतीय सेना के जवान यहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले दिनों में बारिश कम होगी, उसके बाद ही शायद असम पर आई इस आफत में कमी आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये था आज का इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा #ZIndia360 पर। नमस्कार।